हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। यहाँ पे आपका पार्ट 11 है, यानी आपका जो सोशल साइंस का जो आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है, ये आपका प्रैक्टिस सेट का पार्ट 11 है। पार्ट 11 आपका चल रहा है, पार्ट 1 to 10 आपको करवा दिया गया है। ठीक है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बेस है, पूरा जो है ये एनसीईआरटी बेस है। और इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी जो भी आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप से आपके सीटेट में क्वेश्चन आएंगे वही आपको करवाया जा रहा है। यानी जो पेपर टू यानी सोशल साइंस के लिए आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको करवाए जा रहे हैं कि सीटेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये पूरी जो एमसीक्यू है यानी जो प्रैक्टिस सेट है ये एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, तो देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो सबको पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जब जब उन्होंने निर्माण करवाया था तो उनका कार्य अधूरा रह गया था, बीच में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इल्तुतमिश ने उसका पूरा करवाया था, किसको? कुतुब मीनार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। जो कुतुब मीनार में स्थित है छज्जे, उसके नीचे जो अभिलेख लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए हैं। तो किस भाषा में है? अरबी भाषा में। किस भाषा में है? अरबी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली है वो किसमें प्रयुक्त होता है? तो सभी के लिए, यानी किसके लिए? मस्जिद, मंदिर और मकबरों के, यानी ये तीनों के लिए ही यूज होता है, यानी प्रयोग होता है। ठीक है, क्या प्रयोग होता है? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली। ठीक है, उसके बाद है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर ध्यान से विश्लेषण कीजिए। जो कथन दिया है आपका, 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों, मंदिर, मस्जिद, भवन का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा था। कारण दिया आपका, 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। ठीक है, अब आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन शासक ने दहली कुन्हाला यानी वर्तमान दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवा के उसके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। तो किसने करवाया था? किस शासक ने? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया? यानी जो कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया था? तो शाहजहां ने। किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, राइट आंसर इसका शाहजहां हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर इसका शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चारबाग शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जो चारबाग की शैली है वो इनके कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, चारबाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई थी। दूसरा है आपका, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चारबाग कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? चार समान बागों में बटे होने के कारण बागों को चारबाग कहा जाता था। तीसरा कथन है आपका, कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चारबाग का एक सुंदर उदाहरण है। अब इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ठीक है, तो सिर्फ पहला जो है आपका आंसर वो गलत है। ठीक है, यानी चारबाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से प्रारंभ हुई थी, ये आपका यहाँ पे गलत है, यही असत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? तो दीवाने आम, दीवाने खास को कहा जाता था। ठीक है, दीवाने आम और दीवाने खास को कहा जाता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई। दूसरा है आपका, नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। ठीक है, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बांग्ला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया या किस क्षेत्र की स्थानीय शैली है? यानी जो बांग्ला गुंबद है वो किस क्षेत्र की स्थानीय शैली ये बताना है आपको। तो कौन से है? तो कहाँ से है? बंगाल से, यानी बंगाल से है। बांग्ला शैली
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बांग्ला गुबंद, ठीक है। बांग्ला गुबंद किस क्षेत्र की स्थानीय शैली है, तो बंगाल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरादुरा क्या है, यानी जो पितरादुरा है मुगल वास्तुकला से संबंधित, वो पितरादुरा है क्या, ये बताना है आपको। तो देखिए क्या है, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक, क्या है, तो संगमरमर और बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मंडप किसे कहते हैं, जो मंडप होता है वो किसे कहते हैं, तो राजमहल को कहते हैं। किसे कहते हैं, राजमहल को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था, यानी जो लुप्त मोम है चोल काल में तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था, तो कांस्य मूर्तियों के निर्माण में किया जाता था, ठीक है। लुप्त मोम का किस में यूज किया जाता था, तो कांस्य मूर्तियों के निर्माण में, ठीक है, चोल काल में, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अजमेर यानी राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। अब कौन से कथन सत्य है अजमेर के संदर्भ में, वो बताना है। तो कथन है आपका, 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। दूसरा है, मुगलों के शासन में सूबा यानी प्रांत मुख्यालय बना, ठीक है। तीसरा दिया है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं आकर बस गए थे, ठीक है। तो कोड दिया आपका कि कौन सा आपका सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही आपके सत्य हो जाएंगे, यानी ये कथन तीनों सही हैं। उसके बाद है आपका, उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था, ठीक है। दूसरा है आपका, जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे, ठीक है। तीसरा है आपका, जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे थे। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। तो केवल पहला ही कथन आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कथन क्या है, तो देखिए पहला कथन है, उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका, चेर जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। जो चेर जनजातियां थी उसके बारे में बताना है। तो पहला है, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया था, ठीक है। दूसरा है आपका, इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए थे। जो चेर है वो मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए थे, ठीक है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो केवल दूसरा कथन असत्य है, ठीक है। यानी जो चेर वंश है वो मुगलों के अधीन नहीं हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाना बदोश के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। खाना जो बदोश होते थे उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, खाना बदोश घुमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृद्धि के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह पर घूमते रहते हैं। दूसरा है आपका, ये समाज के किसी अन्य जाति वर्ग से संपर्क नहीं रखते हैं तथा ये लोग अपनी जरूरत के सामान के लिए आत्मनिर्भर है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो केवल पहला कथन सत्य है, ठीक है। पहला ही कथन आपका सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंजारे लोग कौन थे, यानी जो उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम पहचानिए। जो गौड़ राज्य थे उसके प्रशासनिक व्यवस्था का जो सही क्रम था वो बताना है। तो कौन कौन थे, तो देखिए पहले राज्य, उसके बाद गढ़, उसके बाद चौरासी, उसके बाद बरहोत, ठीक है। ये आपका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गौड़ जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो गौड़ जनजातीय लोग गोंडवाना नामक विशाल वन क्षेत्र प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरित कृषि करते थे, ठीक है। दूसरा है आपका, गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था, ठीक है। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हो जाएंगे, ठीक है। यही आपका राइट आंसर होगा। फिर है आपका, गौड़ राज्य गट कड़ंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। जो गौड़ राज्य है वो गट कड़ंगा, तो उसका उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है, तो अकबरनामा में किया गया है। किसमें किया गया, अकबरनामा में, ठीक है। उसके बाद है आपका, मध्यकालीन गौड़ समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करना है। जो मध्यकालीन गौड़ समाज था उसके बारे में बताना है। तो कथन दिया है, मूलतः बराबरी वाला गौड़ समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्णों में विभाजित हो गया था, वर्गों में विभाजित हो गया था। कारण दिया है, गौड़ जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा कारण सही है कौन सा गलत है। तो कथन एवं कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कड़ंगा पर हमला किया था,
किसके नेतृत्व में? आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना पर गढ़कड़ंगा पर हमला किया था। तब उसका सामना किससे हुआ था? ठीक है, तो किससे हुआ था? रानी दुर्गावती से हुआ था। किससे हुआ था? रानी दुर्गावती से हुआ था। ठीक है, उसके बाद है गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कड़ंगा राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफी मात्रा में धन कमाया जाता था? तो किसका निर्यात किया जाता था? कौन से जानवर का? तो यहाँ पे हाथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाथी का निर्यात करके काफी अच्छी मात्रा में धन कमाया जा सकता था। ठीक है, कमाया जाता था। नीचे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इतिहासकारों या मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई थी। दूसरा है जनजातीय लोग अपनी समृद्ध रीति रिवाजों या परंपराओं का संरक्षण वाचिक मौखिक तरीके से करते थे। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो केवल दूसरा कथन ही आपका सत्य है। तो दूसरा कथन क्या है आपका? देखिए, जनजातीय लोग अपनी समृद्ध रीति रिवाजों या परंपराओं का संरक्षण वाचिक या मौखिक तरीके से करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11वीं और 12वीं सदी की जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? जो जनजाति है उसके बारे में कौन सा कथन 11वीं 12वीं सदी में सत्य है? तो देखिए, पहला कथन है कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल राजपूत मान लिए गए थे। ठीक है, दूसरा है आपका पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। ठीक है, तीसरा दिया है आपका इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका पहला दूसरा। तो पहला क्या है आपका? देखिए, कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए थे और कई के कुल राजपूत मान लिए गए थे। ठीक है, दूसरा है आपका पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद के प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अहोम जनजातियों के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? जो अहोम जनजाति है वो किस देश के मूल निवासी थे? तो कहाँ के थे? म्यांमार के। ठीक है, कहाँ के थे? तो म्यांमार के। ठीक है, राइट आंसर इसका म्यांमार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? यानी पाइक अहोम राज्य के अंतर्गत किसे कहा जाता था? तो श्रमिक को कहा जाता था। ठीक है, श्रमिकों को पाइक कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका कौन सी जनजातियों के लोगों ने 1530 के दशक में अरज्ञ अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तथा 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे? तो कौन सी जनजाति थी वो? तो अहोम जनजाति थी। ठीक है, अहोम जनजातियों ने क्या किया था? तो बारूद और तोपों का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? जो अहोम समाज है उसके अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? तो कुल को कहा जाता था। ठीक है, किसे कहा जाता था? कुल को कहा जाता था। उसके बाद है आपका अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। जो अहोम समाज था उसके बारे में बताना है आपको। तो पहला है कथन लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरा अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सिर्फ पहला ही कथन सही है आपका। ठीक है, दूसरा कथन असत्य है यानी गलत है। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो पहला है विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। दूसरा है आपका स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। ठीक है, अब इसमें आपको देखिए तीसरा दिया है इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतवालंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों ही आपके सही है, यानी ये तीनों ही आपके सही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नयनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कहाँ किया था? तो दक्षिण भारत में किया था। नयनार और अलवार संत कहाँ थे? तो दक्षिण भारत के थे। ठीक है, उसके बाद है नयनार व अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला है ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से ही संबंधित थे। दूसरा है ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। तीसरा है आपका नयनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। ठीक है, नयनार और अलवार के बारे में तो सिर्फ तीसरा कथन ही आपका सही है। तो तीसरा कथन क्या है? नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है।
उसके बाद है आपका नयनार व अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए कथन नंबर 1 दिया है, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों से उनका समावेश किया। दूसरा है आपका चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो पहला दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका तेवरम और तिरुवाचकल्लम किनके गीतों के संकलन है, तो नयनार संतों के संकलन है। ठीक है, उसके बाद है आपका अलवार संतों के गीत किससे संकलित है, किसमें संकलित है, तो दिव्य प्रबंधन में संकलित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे, तो किस सिद्धांत के समर्थक थे, तो अद्वैतवाद के समर्थक थे। ठीक है, अद्वैतवाद के समर्थक थे कौन, तो दार्शनिक शंकराचार्य। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, विशिष्टा अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो देखिए किसने किया था, रामानुज आचार्य ने। किसने किया था, रामानुज आचार्य ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरशैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। जो वीरशैव आंदोलन हुआ था उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। तो पहला है तमिल भक्ति आंदोलन, मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा दिया है आपका ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तीसरा यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। ठीक है, सत्य कथनों की पहचान कीजिए, तो क्या है, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों ही आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम तथा सुखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ किया था, महाराष्ट्र में किया था। ठीक है, किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने, ज्ञानेश्वर, रामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम तथा सुखुबाई ने। जैसे स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। पहला है भक्ति की यह परंपरा पत्थरपुरम में विठ्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। दूसरा है आपका इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तीसरा उन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है, तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य है, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तीसरा आपका कथन जो गलत है। नेक्स्ट है आपका गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था, तो ये किस संत ने लिखा था, ये नरसिंह मेहता ने लिखा था। किसने लिखा था, नरसिंह मेहता ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये पार्ट 11 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी पार्ट 11 भी आपका कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 12 आपका कल करवाया जाएगा। ठीक है, पार्ट 12 आपका कल करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।